गाजा में सबसे बड़ी घटना हो गई है जिसमें 12 हमास के फाइटर्स ने इजरायली एक पेट्रोल को पूरी 6 लोगों की पेट्रोल को अगवा करने की कोशिश की। उससे भी बड़ी बात, उन्होंने ड्रोन से सर्वेलेंस करके उसको ट्रैक किया था। उसके बाद उन्होंने कोशिश की, वहां पर कुछ व्यवधान आए, फिर वो पीछे हटे और पीछे हटके भी वहां पर फिर इजरायली ड्रोन आया उनको ट्रैक करने। इजरायली ड्रोन को चकमा देके वो लोग वापस अपनी टनल में पहुंच गए। इजरायली प्रेस में हड़कंप है, ये कैसे संभव हुआ, कैसे वो विड्रॉ कर गए। उसके साथ साथ और भी बड़ी बड़ी खबरें हैं। एक इजरायली सोल्जर को सीधे मरकवा टैंक पे खड़ा था, बस ऐसे ही उसने अपना सर निकाला उसके कॉकपिट से, तो उसको हमास स्नाइपर ने मार गिराया। इसी तरीके से अल तुफा में, और यह घटना जो मार गिराया राफा में हुई, अल तुफा सेंट्रल गाजा में, वहां पर एक मरकवा टैंक और 2 इजरायली बुलडोजर्स पे सीधे सीधे हमले हुए। इसके साथ साथ वेस्ट बैंक में लगातार लड़ाई चलती रही। ईरान को लेके बड़ी खबरें हैं, सीरिया को लेके जैसे हमेशा होती हैं वैसे खबरें हैं, लेबनान को लेके हैं, और एक जो लार्जर पिक्चर जो इस समय जो भारत, चाइना, रशिया और ट्रंप को लेके जो टैरिफ्स वगैरह की बात है, जिसके लिए मैंने अमरीश मिश्रा स्पीक्स टू में एक वीडियो बना के डाला है बहुत दिनों बाद। अब मैं उसको रेगुलर उस पर कुछ ना कुछ डालता रहूंगा, कोई वीडियो इंडियन इश्यूज पे डालता रहूंगा। अब देखिए, आज जो तारीख है 31 जुलाई 2025, और हम लोग अभी क्या है कि इस समय जो गाजा की स्थिति क्या है, इसको लेके वाकई एक नया दौर जैसे आ रहा है। ऐसे लोग सवाल भी कर रहे हैं, और ये लोग कह रहे हैं कि जो यूरोप ने जो ये कह दिया है कि सितंबर में हम पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज कर लेंगे, उसका क्या मतलब है? क्या वो वाकई रिकॉग्नाइज करेंगे, या उसका उनके रिकग्निशन का असर क्या पड़ेगा, उसका प्रैक्टिकल असर क्या पड़ेगा? ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनको आज हम डील करना चाहते हैं और कर रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है, वीडियो को अंत तक देखिएगा और इसको आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट बहुत जरूरी है। दूसरी अपील मैं कर दूं कि बहुत दिनों से मैं वीडियो रात को देर से डाल रहा हूं किसी वजह से। आज ये वीडियो आपको 9 साढ़े 9 के बीच मिल जाएगा। अब ये देखिए, और इसमें देखिए मैं कोई अभी वीडियो नहीं दिखा पा रहा हूं, क्योंकि मैंने कुछ जो वीडियोस दिखाए पिछले दिनों, तो उसमें यूट्यूब का कुछ गाइडलाइंस हैं या कुछ ऑब्जेक्शन ऐसे आ गए। मेरे साथ हमेशा ये होता है, मैंने कोई ऐसा खास वीडियो नहीं दिखाया, लेकिन नहीं, वो जरूर उसको भी कर्टेल करने की कोशिश करेंगे, या तो मोनेटाइजेशन उसका कम कर देंगे। मतलब एक नई चीजें ईजाद हो रही हैं कि आप ये मत दिखाइए, वो मत दिखाइए। खैर, अब उन सारी साजिशों से हमें लड़ना पड़ेगा। हम तो अंतर्राष्ट्रीय साजिश से लड़ रहे हैं, आप जानते हैं। तो अभी देखिए, जो सबसे नंबर 1 की जो न्यूज है वो हमास का ये ऑपरेशन क्या था। 12 लोगों ने एक इजरायली फोर्स को ट्रैक किया घंटों, यानी 1-1.5 घंटा, और ड्रोन से ट्रैक किया। और मैं आपको बता चुका हूं कि हमास के पास जो ड्रोन की एक जखीरा है, वो इजराइल से छीने हुए ड्रोन है। और इजराइल से जो ड्रोन हमास ने छीने, वो मैं आपको करीब 6 महीने से बता रहा हूं। 6 महीने से ऊपर हो गया, अब तो क्यों 6 महीना, अभी तो आज 31 जुलाई है, कल से 1 अगस्त है। मैं 1 साल से बता रहा हूं, क्योंकि ये जो ड्रोन्स को छीनना था, ये हमास ने लगभग 1 साल पहले शुरू कर दिया था। और हमास इस चीज का उसने ध्यान रखा है कि रिवर्स इंजीनियरिंग करके वो ड्रोन अपने हिसाब से बनाता है। उसके पास इसका मतलब इंजीनियर्स है जो, क्योंकि रिवर्स इंजीनियरिंग करके, देखिए रिवर्स इंजीनियरिंग बहुत सारी चीजों की होती है। आप कोई कार आपके पास हो, तो आप उसको बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पुरानी कारों को नहीं बना देते हैं, वो रिवर्स इंजीनियरिंग ही उसको कहते हैं। तो रिवर्स इंजीनियरिंग कोई ऐसा, लेकिन हथियारों की रिवर्स इंजीनियरिंग करना सबसे मुश्किल होता है, स्पेशली ड्रोन्स की। जिसको ड्रोन की टेक्नोलॉजी नहीं पता, वो नहीं कर सकता इसका। और हमास ने एक ड्रोन से 6 इजरायली सोल्जर्स के पेट्रोल को ट्रैक किया पूरा 1 घंटा, और उनको वो ड्रोन दिखाई नहीं पड़ा। उसके बाद हमास के सोल्जर्स जैसे ही अटैक करने वाले थे, वैसे ही वहां एक व्यवधान आया, कुछ इजरायली सोल्जर्स और आ गए, और जो, क्योंकि ये मिशन मारने का नहीं था, ये किडनैप करने का मिशन था, इसलिए हमास के सोल्जर्स भी वहां गोली भी चला सकते थे, सब कुछ, लेकिन प्रायोरिटी ये थी। और ये टेस्ट मिशन भी था। अब ये भी खूबसूरती देखिए, अगर सफल हो जाता एक अलग चीज होती, लेकिन ये टेस्ट मिशन भी था, इसीलिए वहां पर ये स्थिति नहीं थी कि गोली चला के और उसके बाद उधर से भी गोली चलती, खुला इलाका था।
उधर से भी गोली चलती तो इजराइल के लोग भी मारे जाते, हमास के लोग भी मारे जाते। ये टेस्ट किस बात का था? ये टेस्ट इस बात का था कि क्या हमास ऐसा ऑपरेशन कर सकता है, और उसके सारे के सारे फाइटर्स इस तरह का नजदीक पहुंचने के बाद इजरायली सोल्जर के क्या वापस आ सकते हैं? और वही हुआ, वो वापस आ गए। उसका वीडियो भी मेरे पास है, मैंने अभी उसको अपने एक्स या टेलीग्राम में डाला नहीं, लेकिन मैं उसको जरूर रात तक मैं उसको डाल दूंगा, तो आप उसको देखना मत भूलिएगा। बहुत ऊपर से लिया हुआ वो वीडियो है और उसमें एकदम टाइनी दिखाई पड़ रहे हैं लोग, लेकिन वो है, मतलब उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या हुआ होगा। मैं यहां दिखा देता, लेकिन अब वही है समस्या जो यूट्यूब की। तो ये देखिए जो ये जो हुआ, अब ये तो मान लीजिए एक घटना हुई। अब इसमें इजराइल की जो सेना है, यानी इजराइल की जो इंटेलिजेंस है, उसका क्या कहना है? तो इजरायली इंटेलिजेंस ने कहा कि भाई ये जो ऑपरेशन है कि हमास का जो अटेम्प्ट, अच्छा ये खान यूनिस में हुआ, हमास का जो खान यूनिस में ये जो अटेम्प्ट है, ये इजरायली इंटेलिजेंस कह रही है, ये एक दिखाता है, ये 3 चीजें दिखाता है। एक तो दिखाता है कि गाजा में अभी भी हमास के फाइटर्स बड़ी संख्या में मौजूद हैं, हथियारों से लैस हैं और बड़ी संख्या में घूम सकते। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 चीजें मौजूद हैं, ठीक है, मौजूद हैं बड़ी संख्या में। दूसरा, हथियारों से लैस है और एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है, ड्रोन को यूज कर रहे हैं सर्वेलेंस का। और तीसरी बात, वो बड़ी संख्या में मूव कर रहे हैं, यानी ऐसा नहीं है कि 3-4 हमास के फाइटर्स निकले मार दिया, वो भी बहुत घटनाएं हुई हैं। तो हमास तो हर तरह की घटना करता है, लेकिन जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, गुरिल्ला वॉर से आगे चला गया हमास, क्योंकि 12 की संख्या में फोर्सेस उसकी मूव कर रही हैं और ओपन प्लेन में कर रही हैं। अब ये जो ऑपरेशन हुआ था बिल्कुल ओपन प्लेन में था, बिल्कुल साफ, मतलब जैसे गाजा में अब तो डिमोलिशन इतना हो गया है, बिल्कुल एक आप देख सकते हैं एक मैदान टाइप बन गया, उसमें जो है उसमें वो मूव कर रहे थे। तो अब ये जो चीज है, तो इसको इजरायली इंटेलिजेंस इस तरह से देख रही है कि इनका सर्विलेंस प्रिसाइज था, इन्होंने एक सेफ विड्रॉल प्लान किया था और एंड दे वर प्रिपेयर्ड फॉर ऑल सिनारियोज, यानी कोई भी परिस्थिति हो उसके लिए वो तैयार थे कि अगर एकदम से कुछ व्यवधान आ जाए तो पीछे कैसे हटना है, पीछे हटते हुए भी एक मैसेज कैसे देना है। और मैसेज वो ऐसा गया है कि जो इजरायली सोल्जर्स जो 6 उठाए जाने वाले थे, और मैं क्या बताऊं, मैं वो आप विश्वास नहीं करेंगे, पैंट गीली हो गई, सच बता रहे हैं आपसे। सब ये बात हिब्रू प्लेटफॉर्म्स में ये बात सामने आई है, जो मेरे पास ट्रांसलेट होके आते हैं, हिब्रू प्लेटफॉर्म्स में ये बात सामने आई। अब इसमें क्या, अब अच्छा, और उसके बाद जो सोल्जर्स बाद में आए, यानी 6 जो थे जो अगवा ऑलमोस्ट हो गए थे, उसके बाद जो करीब 12 से 14 है, और जिसकी वजह से हमास को ऑपरेशन हमास को पीछे हटना पड़ा। तो वो भी जब उन्होंने ये रियलाइज किया कि ये हो रहा है, तो उन्होंने देखा ड्रोन ऊपर, उन्होंने देखा जो 12 बाद में आए कि ऊपर से तो ड्रोन हमको सर्वेलेंस हमारी कर रहा है। उनकी भी हालत खराब हो गई, क्योंकि एक बार ड्रोन से हमास बम्बार्डमेंट भी कर चुका है और अभी और करेगा, क्योंकि ड्रोन से बम्बार्डमेंट जो हुआ था पिछली बार, वो मेरे ख्याल से वो अल-तुफा में हुआ था या ये शुजैया में, तो वहां पर भी बहुत इजराइल घबराया था कि ये देखिए ड्रोन से अगर इन्होंने बम्बार्डमेंट शुरू कर दिया तो इसका मतलब है कि इनके पास तो एयरफोर्स भी आ गई अब, और इसकी तरफ हमास बढ़ रहा है। आप आश्चर्य मत करिएगा अगर हमास की कुछ दिनों में ड्रोन्स पे आधारित एयरफोर्स बन जाए, और जो इजराइल हवाई जहाज पे हवाई बमबारी करता है, वो देखिए वैसे भी बहुत इजराइल को कम करनी पड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर में, लेकिन उसका मुकाबला अगर हमास करने लगे तो खेल ही खत्म हो जाए, और उसके बहुत नजदीक है हमास। आज भी कहीं मेरा ब्रॉडकास्ट था, तो उसमें मैं बोल रहा था और मैंने इस बात को कहा कि लोग अभी समझ नहीं रहे हैं, हमास को एक तो आधे पेट लड़ने की, मतलब सालों आधे पेट लड़ने की ट्रेनिंग है, नंबर 1। नंबर 2, वो अपनी लड़ाई को आगे बढ़ा रही है, हर बार एक नया स्टेज आ रहा है, जैसे आज एक नया स्टेज आ गया। ये स्टेज अल्टीमेटली कहां ले जाएगा? ये अल्टीमेटली ले जाएगा कि उसकी जो हमास के पास एक नेवी के भी रेमिनेंट्स है, आपको बता चुका हूं मैं, जो उनके मेढक कहे जाते हैं, फ्रॉग्स, जो पानी के अंदर से
एकदम से निकल के स्ट्राइक कर सकते हैं। फिर हमास के पास गन बोट्स हैं, 7 अक्टूबर को यूज भी हुई थी। उसके बाद ड्रोन्स उनके पास, वो चाहते हैं कि भारी मात्रा में ड्रोन्स इकट्ठा हो जाए ताकि जब वो हमला करें तो माफ करिएगा, वो एक निर्णायक हमला हो। तो ये देखिए, ये जो पूरी एक चीज है, इसको लेके ये एक मतलब सूरत हाल है। उसके बाद अब यहां पर देखिए क्या हुआ कि एक इजराइल का D9 एक्सकवेटर, ये घटना है 6 जुलाई की। अब बहुत सारी घटनाएं देखिए 6 जुलाई की अभी सामने आ रही। 6 जुलाई की घटना है जिसमें एक इजराइल का D9 एक्सकवेटर यानी बुलडोजर, उसको टैंडेम शेल से दल अरकम स्कूल अल तुफा में हमास ने उड़ा दिया। उसके बाद ये आज की बात है, मरकवा टैंक से निकल के एक इजरायली सोल्जर ने बताया था, कॉकपिट से निकल के उसने अपना सर उठाया और एक स्नाइपर ने मार गिराया। और उस स्नाइपर की मैं किसकी बात कर रहा हूं? XX2, जिसकी मैंने कल बात की। बहुत सारे लोग उसको नहीं समझ पाए। जब वो टाइटल दिया, हालांकि वीडियो 10:30 बजे जारी हुआ था तो शायद उसकी वजह से व्यूज थोड़े कम रहे, लेकिन बहुत सारे लोग शायद समझ भी नहीं पाए कि उसने कैसे जो XX2 है उसने फॉक्स को मारा। वो बहुत बड़ी कहानी है। तो मैं फिर से आपसे अपील करता हूं कि कल का वीडियो भी आप लोग देखिए, जिन लोगों ने मिस कर दिया है। तो ये देखिए, ये XX2 का ये पूरा जो हमास का स्नाइपर है उसकी कार्रवाई जारी है। ये जो मरकवा टैंक से जो गॉल राइफल से मारा स्नाइपर ने, वो अल अरकाम स्कूल, ये राफा में है। अब राफा में मैं बार बार कह रहा हूं कि राफा में जो चीजें हो रही है इनका खास महत्व है, क्योंकि राफा इजराइल डरता है। राफा में वो कह चुका है कि हम हमास को साफ कर चुके हैं। हमास फिर उभर के सामने आ रहा है। उसके बाद देखिए, अल तुफा में एक और घटना हुई आज की है कि IDF की एक सोल्जर्स की गैदरिंग को एक पूरी तरह से मोटर शेल से वहां पर मारा और उस पूरी फोर्स को हटना पड़ा। और हटना ही नहीं पड़ा, उसको जो गाजा और इजराइल के बीच जो छोटे टीले हैं, उन टीलों में शरण लेनी पड़ी, जो कि और बहुत देर तक वो लोग बाहर नहीं आए। ये देखिए लगातार हो रहा है, ये चीज लगातार हो रही। उसके बाद देखिए फिर वेस्ट बैंक में रमल्ला में आज जबरदस्त लड़ाई हुई। सिलवाड़ में, मतलब सिलवड़ जो एक जगह है, वहां पर ऐसी लड़ाई हुई कि वहां पर आप सोचिए कि रमल्ला है पैलेस्टीन अथॉरिटी का हेडक्वार्टर, वहां पर इजराइल ने अटैक किया। वो वेस्ट बैंक के हर शहर पर रोज अटैक करते, उसका रिजल्ट क्या आता है वो अलग बात। तो यहां भी उन्होंने अटैक किया। यहां पर यूथ इस समय 14 साल के, वो अपने मतलब ऐसे जैसे कोई लड़का है शायद स्कूल, वेस्ट बैंक में स्कूल तो चल रहे हैं, तो वो अपना बैग छोड़ के पत्थर लेके दौड़ा। इसी तरीके से वो पत्थर लेके मारने की बहुत सारी इस तरीके की घटनाएं हुई हैं। और इजरायली जो बख्तरबंद गाड़ी है उस पर पथराव ऐसे पड़े हैं कि उसको जो वो पीछे हटा है तो वो देखने लायक नजरिया था, वो बहुत कम देखने को इस तरह की चीजें मिलती है। तो अब अच्छा, उसके बाद देखिए, जो एक तरह से जो आज जो नरसंहार पूरा चल रहा है, इसके बारे में भी बहुत सारी ऐसी खबरें आई हैं जिसमें ये जो यूरोपियन जो स्टेट्स एक प्रेशर डाल रहे हैं इजराइल पे, तो उसका भी कुछ ना कुछ असर हो रहा है। उसके बारे में बात करेंगे। फिर आप देखिए, एक इजराइल की पोल आज और खुली, क्योंकि जो अबू शबाब गैंग के जो कुछ लोग हैं, जो जिनसे वो एड अंदर आती है, एड को लुटवाता, और इजराइल ढिंडोरा पीट रहा है कि हम कुछ ह्यूमैनिटेरियन एड अलाउ कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो अलाउ नहीं कर रहा है। वो जितनी ट्रक्स आती हैं, जैसे 70-80 आई, उनमें से वो 3 या 4 पहुंचने देता, बाकी लुटवा देता है। तो आज भी इस तरीके से जो कुछ हमास ने कुछ अबू शबाब गैंग के लोगों को उठाया था, और इसको इजराइल ने उनको बचाने की आज कोशिश की, एक ऑपरेशन लॉन्च किया। उस ऑपरेशन में इन लोगों ने एक डेटोनेटर, मतलब इजराइल IDF ने हमास की, जहां उनको सस्पेशन था कि यहां अबू शबाब के लोगों को रखे, वहां उन्होंने डेटोनेट करने की कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गया। और उसमें जो अबू शबाब के लोग हमास के कब्जे में थे, उसके बाद उनकी लाशें IDF के पास पहुंची। फिर देखिए, फिर यहां पर जो यमन ने आज मार की। अब यमन ने इश्कॉल एक सेटलमेंट है गाजा से लगा हुआ, पहली बार वहां मार की।
अभी तक वो अशदोद और जो उधर जो हाइफा, उस तरफ तेल अवीव, बेन गुरियन एयरपोर्ट, वहाँ मारता रहा है, रोज़ मार रहा है। और रोज़ बेन गुरियन एयरपोर्ट की जो पूरी व्यवस्था है वो एकदम थम जा रही है। इट इज़ ऑलमोस्ट, इट इज़ ग्राइंडिंग टू अ हॉल्ट ऑन अ डेली बेसिस। लेकिन ये जो देखिए हुआ है, ये जो एक सेटलमेंट पे, गाजा के पास एक सेटलमेंट है, गाजा के पास एशकोल, यहां जो यमन ने मारा है, ये बड़ी चीज है। क्योंकि इसमें क्या है कि जो इजरायली सिविलियंस हैं वो घायल हुए हैं, और यहां उम्मीद नहीं कर रहा था इजराइल की यहां यमन मार देगा। अब वो इजराइल फिर वही पुराना रहा कि अमेरिका के साथ मिलकर हम यमन के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे। तुम ऑपरेशन कितनी बार कर चुके हो, तुमने कितनी बार किया, वही बार बार बात घूम फिर के आती है। तुम सफल नहीं होते, और यमन नई नई प्लानिंग कर रहा है। कल को बहुत, वो हर दिन सरप्राइज कर रहा है, कल को और भी बड़ी चीज होगी। उसके बाद देखिए जो जिकिम में, देखिए जिकिम जो बीच के नज़दीक है, यानी गाजा की जो बीच है उसके नज़दीक जो इलाका है, वहाँ पर इजराइल भारी कत्लेआम मचा रहा है। और वहीं से ये बड़ी जो रिपोर्ट है कि वहाँ से समुद्र के रास्ते हमास हमला करने वाला है। क्योंकि जिकिम में आज भी बम्बार्डमेंट हुआ, आज भी गाजा के सिविलियन शहीद हुए, लेकिन इसकी तैयारी भी हो रही है इसके प्रतिकार की। फिर आप देखिए जो इजराइल का अखबार है यूडोथ एहरोनोत, उसने खबर दी कि जो एक अनप्रेसिडेंटेड इंटरनेशनल प्रेशर पड़ रहा है इजराइल पे। अब ये देखिए हिब्रू अखबार कह रहा है इजराइल पे एक अनप्रेसिडेंटेड असर पड़ रहा है, जो इंटरनेशनल लेवल पे पूरा सब लोग देख रहे हैं। भुखमरी से जो मौतें हो रही हैं और जो बमबारी से मौतें हो रही हैं, एड के सेंटर्स पे गोली चलाई जा रही है, पूरी दुनिया इस बात को देख रही है और इजराइल आइसोलेट हो रहा है। इसीलिए नेतन्याहू कुछ सीज फायर की बात फिर से शुरू कर सकता है। नेतन्याहू 24 घंटे सीज फायर की, एक दिन, हर दिन एक बार सीज फायर की बात करेगा, एक बार ह्यूमैनिटेरियन एड की बात करेगा, क्योंकि डंडा है उसको उसके ऊपर यूरोप का डंडा है। लेकिन वो उसकी असलियत क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसके बाद देखिए करीब 30 गाजा के सिविलियंस शहीद हुए, 300 घायल हुए। ये बड़ी ट्रेजेडी है, इसमें कहीं भी कम नहीं किया जा सकता। लगातार ये जारी है और इसके खिलाफ गाजा का संघर्ष भी जारी है। गाजा की दृढ़ता भी, जो वो दृढ़ता के साथ झुक नहीं रहे हैं, ये भी जारी है। और ये मत भूलिएगा जो मैंने पहले बताया था, जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं हमास और मजबूत हो रहा है, उसके पास उसके हथियार और मजबूत हो रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात, और वो नए नए तरीके ईजाद कर रहा है हमले के। फिर देखिए अब यहाँ पर यूडोथ एहरोनोत ने फिर नेतन्याहू पे अटैक किया, कहा कि ये पहले नेतन्याहू कह रहे थे कि जो भुखमरी की बात है हमास का प्रोपेगेंडा है लेकिन अब पूरी दुनिया ने देखा है और पूरी दुनिया देख के इस नतीजे पे पहुंची कि वो बात सच है, तो इनकी और हालत खराब हो रही है। उसके बाद देखिए जो इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड के जो ब्रिगेडियर जनरल हैं अली मोहम्मद नैनी, अब इन्होंने भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान दिया। इन्होंने कहा कि देखिए वेस्ट बैंक जो है वो ईरान की नज़र में। अब बार बार देखिए वेस्ट बैंक और ईरान में बहुत दिनों से बात आ रही है, और बीच में जो वेस्ट बैंक में अपराइजिंग हुई थी जिसमें इजराइल हारी थी, उसमें ईरान का बड़ा रोल था। और वेस्ट बैंक से जो एक ईरान एक ऑर्गेनाइज कर रहा है एक नए तरीके अपराइजिंग, वो देखिए उसका और कंफर्मेशन हुआ और एक हिंट आया जनरल अली मोहम्मद नैनी के थ्रू, जो ब्रिगेडियर जनरल है IRGC के। फिर हिजबुल्ला के जनरल सेक्रेटरी नईम कासिम ने पूरी सीधे तौर पे जो हिजबुल्ला पे इतना प्रेशर डाला जा रहा है कि वो उसको अपने हथियार डाल दे, ये कर दे, वो कर दे, तो उन्होंने कहा देखो इस तरह के प्रेशर तुम पे बहुत पड़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात उस दिन सामने आएगी लोगों की जिस दिन हिजबुल्ला की बंदूकें दंदना के बोलेंगी। ये सीधी बात, जिस दिन हिजबुल्ला की बंदूकें दंदना के बोलेंगी उस दिन दुनिया को बात समझ में आएगी, क्योंकि यही एक भाषा है जो इजराइल समझता है। उसके बाद देखिए जो एक और 8 जुलाई की एक और घटना सामने आई है, जहां जो अबू अली मुस्तफ़ा ब्रिगेड्स हैं PFLP के, इन्होंने पैलेस्टीन इस्लामिक जिहाद, एक कम्युनिस्ट PFLP और पैलेस्टीन इस्लामिक जिहाद, इन दोनों ने मिल के, अद्भुत है ये, इन्होंने मिल के अल शुजैया में एंटी टैंक एक्सप्लोजिव डिवाइस से एक इजरायली व्हीकल उड़ा दी। ये 8 जुलाई की घटना है। फिर आप देखिए नाब्लिस में अब आते हैं, वेस्ट बैंक में। फिर से वेस्ट बैंक के नाब्लिस के सेबेस्टिया टाउन में फिर एक ज़बरदस्त झड़प हुई, जिसमें फिर वही बात है कि जो वेस्ट बैंक के यूथ हैं वो नई स्पिरिट दिखा रहे हैं,
पीछे हमेशा एक ईरान की तैयारी है, और हमास की जो मेन फोर्स वेस्ट बैंक में है वो चुपचाप अभी चुप है, आपको मैं बता चुका हूँ, वो पीछे हट चुकी है, वो तैयारी कर रही है, हथियार आ रहे हैं उधर से, और एक बड़े हमले की तैयारी वेस्ट बैंक में है। फिर आप देखिए जो यमन के जो मुफ्ती हैं शम्स-उल-दीन शराफ अल-दीन, इन्होंने कहा कि जो अरब नेशंस ने जो बिट्रेल किया है वो कभी नहीं भूला जाएगा, और उस यमन लगातार एक प्रोपेगेंडा वॉर जारी रखे होंगे, ताकि जो उस मिडिल ईस्ट में जो भी ऐसे खुददार लोग हैं, जो जनता खुददार है, वो इस बात को समझे, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो बहराइन हो, चाहे एकदम जो बिके हुए मुल्क है, चाहे जैसे भी हो, उन तक बात पहुँचे। फिर देखिए कफ्र कदम कलकलिया में एक और घटना हुई। अब ये घटनाएं बढ़ रही हैं, जहाँ अकेले, क्योंकि बहुत सारे जो घर हैं ना वहाँ वेस्ट बैंक में, वो इस तरह से हैं कि कुछ तो गांव हैं, ज़्यादातर गांव हैं, 30 लाख वहाँ फिलिस्तीनी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ 3-4 घर हैं, 2-3 घर हैं, तो उनको आइसोलेट करके जूइश जो सेटलर्स हैं वहाँ अटैक करते हैं। तो पहले दौर में तो फिलिस्तीनी पीछे हटे। अब क्या हो रहा है कि वो जो 2-3 घर हैं, या कई बार एक घर, जैसे आज यहाँ पर एक घर था, अकेला घर था कफ्र कदम ईस्ट ऑफ कलकलिया में, वेस्ट बैंक में। यहाँ पर उस अकेले घर में 2 लड़के थे केवल। उन 2 लड़कों ने निकल के कम से कम 2.5 घंटा 65 इजरायली 65 to 66 इजरायली सेटलर्स का सामना किया, उनको पीछे किया। अब आप सोचिए कैसे लड़े होंगे वो। क्या उनके पास पाइप गन्स थी? अब पाइप गन्स की भी बात हो रही है ये कि क्योंकि पाइप गन्स बहुत ही पुराना और घरेलू टाइप का नुस्खा होता है, मतलब नुस्खा होता है, जिसमें पाइप से आप एक ट्रिगर एक बनाते हैं, उसमें से आप उसको ऐसे पुश करते हैं तो उसमें से एक पैलेट निकलती है, एक बुलेट निकलती है। तो उस तरह की चीज़ें भी वो बहुत इनएक्यूरेट होती है, लेकिन ये कुछ ना कुछ तो कर रहे थे। पाइप गन्स को यूज़ किया, उसके बाद लेदर बेल्ट्स को यूज़ किया वो फेंकने के लिए, पत्थरों को फेंकने के लिए। अब जैसे गुलेल पहले यूज़ होती थी, तो गुलेल अब नहीं यूज़ होती, अब वो लेदर बेल्ट पे पत्थर बांध के फेंकते हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये देखिए हमको देखने में मिली कफ्र कदम में। इसका मतलब है कि इंडिविजुअली भी फिलिस्तीनी मजबूत हो रहे हैं। उसके बाद देखिए फिर से जो इजरायली नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़ है, ये बड़ा महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन है इजराइल में। इसने ये कह दिया कि इजराइल ने अभी हाल के दिनों में अपना कोई भी ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं किया है, और नेतन्याहू के पास रूल करने का मैंडेट अब कम हो रहा है। उसके बाद देखिए जो एक इजराइल की जो एक ड्रोन है, वो अबू सलीम एक मॉस्क है देर अल बला सेंट्रल गाजा में, उसके बिल्कुल ऊपर के हिस्से में वो स्ट्राइक की। पूरा पर्पस था कि पूरी मस्जिद या पूरा मीनार उसकी गिर जाए, लेकिन वैसा हुआ नहीं। फिर देखिए रमल्ला में फिर से बसगॉट एक सेटलमेंट है, जहां पर फिर जबरदस्त झड़प हुई। बार बार ये घटनाएं आ रही, और ये जो बात हुई कि आज कम से कम 20 से ऊपर फिलिस्तीनी वही 8 सेंटर्स में शहीद हुए। अब ये 8 सेंटर्स के जो मैसाकर है, इसका थोड़ा सा दूसरी भी इसमें एक पहलू है जो मैं देखिए इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं और आपके सामने लाऊंगा। अमेरिका में देखिए 93 डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव जो कि हैं, उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि जो गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन है, वही जो इजराइल के साथ मिलके एड बांट रहा है और गोली चला रहा है, जिसमें अमेरिकन भी पाए गए हैं गोली चलाते हुए, प्राइवेट मर्सनरीज। तो अमेरिका के कांग्रेसमैन, जो पार्लियामेंटेरियंस कह लीजिए उनको, अमेरिका के, उन लोगों ने कहा कि ये गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन है, ये बिल्कुल फर्जी है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये एक आपराधिक टाइप का एक गिरोह है जो ये काम कर रहा है, और प्रेसिडेंट ट्रंप अगर इस पर एक्ट नहीं किए तो ये फिर एक मुद्दा बन सकता है उनके इम्पीचमेंट का। क्योंकि अब वो अलग बात है कि प्रेसिडेंट ट्रंप कह देंगे हमने तो ऑर्डर नहीं किया, हमारा कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं है, इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन ये जो प्रेशर है ट्रंप पे, ये क्योंकि ट्रंप को काफ़ी डर है इस बात का कि उसको इम्पीच करने की बहुत कोशिशें हुई हैं, कभी भी कोई कोशिश सक्सीड कर सकती है। अमेरिका के सिस्टम का कोई भरोसा उस तरह का नहीं है। अच्छा, उसके बाद देखिए जो 8 ट्रक्स आई आज, उसके बारे में एक और खबर है कि उसमें से जो रोज़ 3-4 इजराइल आने देता था, बाकी लुटवा देता था, आज हमास ने 8 पे कब्जा कर लिया और उनको वो जनता के बीच ले गया, और वो इसी को इजराइल कह देता है कि हमास लूट लेता है। अरे हमास बचा रहा है उन ट्रक्स को जो इजराइल लुटवा रहा है, तो हमास तो मारेगा ना, मार के ही तो बचाएगा, और उसके बाद बचा के वो महफूज लोगों तक पहुंचा रहा है। ये पूरी सच्चाई है। फिर देखिए कनाडा का भी स्टेटमेंट आ गया आज कि हम भी सितंबर में पैलेस्टाइन स्टेट को रिकग्नाइज कर लेंगे। अब इसके पीछे की जो
लोग बहुत पूछ रहे हैं कि इसका क्या अर्थ है। इसका अर्थ देखिए क्या है, एक तरफ तो देखिए ये पॉजिटिव है कि भाई कोई भी फिलिस्तीनी स्टेट को रिकग्नाइज करने की बात कर रहा है तो अच्छी बात है, और इससे नेतन्याहू पे प्रेशर पड़ेगा। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है, और वो दूसरा पहलू ये है कि फिलिस्तीन राज को रिकग्नाइज करना इजराइल को बचाने का भी एक तरीका है, क्योंकि फिलिस्तीन राज तो अभी कोई उसका बन तो सकता नहीं है, कोई उसकी ज़मीन नहीं है, कुछ नहीं, सब जगह इजराइल का कब्जा है। गाज़ा में युद्ध चल रहा है, वेस्ट बैंक में युद्ध चल रहा है, हर जगह इजराइल सीरिया तक में घुस गया, लेबनान तक में घुस गया, और स्मोतरिच ने कल कह दिया कि लेबनान से हम हटेंगे ही नहीं। तो अब सवाल यहाँ पर यह है कि फिर क्या, तो फिर यह है कि पैलेस्टीनियन स्टेट एक बार, ये वेस्ट का गैम्बल है, ये सफल नहीं होगा, लेकिन वेस्ट का गैम्बल एक ये भी है कि जो उनकी जनता विद्रोह कर रही है, उनकी जनता सड़क पे आ रही है और गाली दे रही है अपनी सरकारों को, यूरोप की, अलग अलग देशों की, तो उससे थोड़ा सा गुस्सा हटेगा अगर हम पैलेस्टीनियन स्टेट रिकग्नाइज कर लेंगे। दूसरी बात, इजराइल को एक फेस सेविंग मिल जाएगी, कल, आज नहीं तो कल इजराइल, नेतन्याहू हटेगा, कोई और आएगा, या नेतन्याहू ही पलट सकता है, और इस तरह की एक सिचुएशन बन सकती है जिसमें वो ये कह दे कि भाई ठीक है, पैलेस्टीनियन स्टेट रिकग्नाइज हो गया, अब इसकी बातचीत होनी चाहिए, अब युद्ध रुकना चाहिए। तो हमास पे प्रेशर होगा कि युद्ध रोको। हमास जानता है कि पैलेस्टीनियन स्टेट फर्जी एक नारा है, कोई पैलेस्टीनियन स्टेट बनने ही वाला नहीं जब तक। तो ये इजराइल को बचाने का भी तरीका हो सकता है कि इजराइल अपना कत्लेआम जारी रखे, मतलब उस लेवल पे नहीं जिस लेवल पे कर रहा है, लेकिन पीस के माध्यम से, ट्रूस के माध्यम से हमास को फोर्स किया जाए सीज फायर के लिए, फिर बाद में कहा जाए कि पैलेस्टीनियन स्टेट नया बन गया है, उसमें पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का शासन हो गया है, फिर वो कहें हमास से कि तुम अपने आर्म सरेंडर करो। ये लोग ये सोच रहे हैं, ये सोच के ये सब कर रहे हैं कि गाज़ा के लोग और फिलिस्तीनी साथ देंगे। गाज़ा के लोग या फिलिस्तीनी इस चीज़ का साथ नहीं देंगे भाई। वो देख चुके हैं पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को, ऑस्लो अकॉर्ड्स को देख चुके हैं 1993 से, वो नहीं है इस चीज़ को मानेंगे। उनका सीधा कहना है कि यहाँ पर इजराइल पीछे अगर नहीं हटा तो हम लड़ते रहेंगे। ये सीधी सी बात है। इसलिए ये एक और बड़ी चीज़ होने वाली है सितंबर में, एक और बड़ी राजनीति ये है। इसके कुछ पॉजिटिव भी है, लेकिन ज़्यादातर इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं जो मैंने आपको बताया। फिर आप देखिए, एक नाब्लस के में अल तूर चेक पॉइंट है, इजरायली चेक पॉइंट है जो नया बनाया था, उस पर आज घरेलू बमों से हमला किया फिलिस्तीन में। अब ये सब लड़के वो हैं जिनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, इजरायलीज़ को कोई आइडिया नहीं है ये कौन है। वो तो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के माध्यम से जो हमास की या इनके रेजिस्टेंस के लोग हैं उनको अरेस्ट करते हैं, लेकिन ये जो नए लड़के रोज़ पैदा हो रहे हैं इनके बारे में कोई आइडिया नहीं। उसके बाद देखिए, जो ईरान के फाइनेंस मिनिस्टर हैं अब्बास अरागची, उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स, जो कि अमेरिका का बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसमें कहा कि अभी तक जो है वेस्ट समझा नहीं है कि जो 12 दिन की इजराइल और ईरान की लड़ाई हुई है उसका मैसेज क्या गया दुनिया में। उसका मैसेज ये गया है कि ईरान मजबूत है और ईरान आगे भी युद्ध कर सकता है, लंबे समय तक कर सकता है। ये बात लोग नहीं समझ रहे, इसीलिए अभी भी ईरान को धमकी दे रहे हैं। अब ट्रंप तो रशिया को धमकी दे रहा है और कह रहा है कि वो 10 दिन में 16 दिन में ये कर दो। भारत की तो ऐसी की तैसी कर दी। वो अलग बात है कि नरेंद्र मोदी को एक्सपोज कर दिया भारत में ये सब करके, और ये तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ट्रंप का जो देखिए बड़बोलापन, अंतोगत्वा, मुझे लगता है कि ये रशिया और चाइना के साथ किसी युद्ध में ये तब्दील होगा, और छोटा मोटा युद्ध होगा जिसमें पहले, बाद में चाहे बड़ा युद्ध हो, पहले छोटा मोटा युद्ध होगा जिसमें चाइना और रशिया इसको कहते ना, दे विल गिव हिम अ ब्लडी नोज, उसकी नाक में एक ऐसा घूसा मारेंगे कि खून नाक फेंक सकती है। उसके बाद देखिए, जो अभी पाकिस्तान, ये अमेरिका और पाकिस्तान नेवी ने ड्रिल्स भी की हैं, जो मैंने बताया आपको कि किस तरह से पाकिस्तान के साथ ट्रंप ने पूरी एक ऑयल डील की है, और उस डील को उसने आज तंज लेते हुए भारत से कहा कि भारत कल पाकिस्तान से तेल खरीदेगा। इस तरह की बात ट्रंप ने कही, और यहाँ का राइट विंग गवर्नमेंट ट्रंप को हीरो मानती, इजराइल को हीरो मानती। इसके मुंह पे ऐसा तमाचा पड़ा है कि क्या बताएं, और ये एक्सपोज हुई है। फिर आप देखिए कि जो एक बड़ी खबर है, नेतन्याहू पे जो कुछ दिन पहले असैसिनेशन की खबर मैंने ही दी थी आपको, और कई लोगों ने कहा था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। तो अब ये देखिए खबर आ गई है, 73 साल की महिला
उसका नाम है तमार गर्शोनी। तमार गर्शोनी से ऊपर आरोप लगा है, 73 साल की इजरायली महिला जीव, उस पे आरोप लगा है कि ईरान के कहने पर वो नेतन्याहू का असैसिनेशन करना चाहती थी। इसी पॉइंट पे हम आज का प्रसारण समाप्त करते हैं। कल फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।